लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भारत रत्न की जिस तरीके से बाढ़ सी आ गई है, उसको देखकर यह भविष्यवाणी करना कतई मुश्किल नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों या सालों में किन किन नेताओं को यह पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ज्योतिष का ज्ञान हुए बगैर मैं पहले ये घोषणा कर देता हूँ कि यह भारत रत्न का पुरस्कार किन किन को अगले कुछ सालों में नवाजा जाएगा और ये नेता कौन कौन होंगे। इस लिस्ट में ऊपर नीचे क्रम बदलता रहेगा, लेकिन नाम कमोबेश यही रहेंगे। चौधरी देवीलाल, जय जयललिता ऑब्लिक करुणानिधि, बीजू पटनायक, एनटी रामाराव और काशीराम या मायावती। अब दोस्तों, आप ये पूछेंगे कि मैंने भविष्यवाणी क्यों की, तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। अगर आप हालिया कुछ दिनों में हुए घोषणाओं को ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि भारत रत्न पुरस्कार किस आधार पर दिए जा रहे हैं और इस अवार्ड की ट्रेजेक्टरी क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला है, चुनाव आने वाले होते हैं, किस राज्य में सत्ताधारी पार्टी को फायदा होने वाला होता है, उसी के हिसाब से पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये आज से नहीं, काफ़ी बरसों से हो रहा है। और ठीक चुनावी मौसम में भारत रत्न का उपयोग कुछ इस अनापेक्षित तरीके से किया जा रहा है कि इस खेल को समझना बड़ा ही आसान हो गया है। क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। सुबह सुबह आज अवार्ड अनाउंस होता है चौधरी चरण सिंह को, और उसके तुरंत बाद उनके ग्रैंडसन चौधरी जयंत सिंह तुरंत भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही में लग जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं। और उसके बाद टीवी चैनल पर तुरंत चर्चा तय हो जाती है कि क्या आप चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र चौधरी जयंत सिंह अपनी पार्टी के अलायंस अब बीजेपी से करेंगे। कुछ इसी तरीके का घटनाक्रम चला था कुछ ही दिन पहले बिहार में, ये आपको ध्यान ही होगा। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें बिहार से बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, उन्हें अचानक से भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया और 2 दिन में सत्ता का खेल कुछ ऐसे घूमा कि भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी, जो कुछ समय पहले तक ऑपोजिशन के अलायंस को एक साथ लाने का काम कर रहे थे, नीतीश कुमार, वो बिहार की महागठबंधन सरकार को छोड़कर बीजेपी में वापस आ गए। दोस्तों, पॉलिटिशियंस बड़े होशियार होते हैं जानने में कि उनको सत्ताधारी पार्टी से क्या क्या मिल सकता है और कितना कितना, और ये जानने के लिए वो दूसरों की तरफ देखते हैं, उनके एग्जाम्पल से सीखते भी हैं। तो बिहार के एग्जाम्पल से चौधरी जयंत सिंह ने क्या सीखा होगा? तो चौधरी जयंत सिंह ने इससे क्या सीखा होगा? कुछ समय पहले तक ये बात की जा रही थी कि चौधरी जयंत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल, जो पहले पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोस रही थी इस बात के लिए कि उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बेवजह मरने के लिए और संघर्ष करने के लिए सड़क पे छोड़ दिया था, वो अचानक से बात करने लगे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की। अलायंस में पहले चर्चा हुई कि किसको कितनी सीट दी जाए और किसको क्या पद मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसा कहते हैं कि चौधरी जयंत सिंह ये भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री स्वयं चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के अनावरण के समय उपस्थित रहे। लेकिन बिहार में चले घटनाक्रम के बाद उन्होंने देखा होगा कि शायद वो कुछ कम मांग रहे हैं, और इसके बाद लिस्ट पर आ गया होगा भारत रत्न। समझने वाली बात यह कि भारत रत्न सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में दिए जाते हैं जहां पर बीजेपी को कुछ पाने की गुंजाइश या खोने का डर होता है। आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं अपने आप से एक सवाल पूछकर कि क्या हालिया दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 3 स्टेट्स में से किसी को भारत रत्न के लायक समझा गया है? क्यों नहीं समझा गया, उसका कारण आप जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ गंवाने और कमाने को है नहीं। ये अलग बात है कि इन स्टेट्स के भारतीय जनता पार्टी के नेता भैरव सिंह शेखावत और विजय राजे सिंधिया का कद बाकी नेताओं से कुछ कम नहीं था। इसी तरीके का पॉलिटिकल कैलकुलेशन ध्यान में रखा गया है पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देते हुए। आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एलाई तेलुगु देशम पार्टी के साथ अलायंस करने को तत्पर है, और वो एलाई उनके हैं चंद्रबाबू नायडू। थोड़ी देर इंतजार करिए और देखिए कि चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं बीजेपी के बारे में, और किस तरीके से वो जल्दी से वापस लौट कर आ जाते हैं एनडीए अलायंस में, ये कहते हुए कि तेलुगु प्राइड का किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही भारत रत्न को पॉलिटिकल गोल्स के लिए इस्तेमाल करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तमिलनाडु, जहां आज तक 9 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, और इसका सबसे ब्लेटेंट इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री उस वक्त के जो हुआ करते थे राजीव गांधी ने। 1989 के चुनावों से ठीक पहले, ये जानते हुए कि तमिलनाडु में इस बात का बड़ा रोष है कि राजीव गांधी ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था, और उस पीस कीपिंग फोर्स ने आखिर में एलटीटी पर ही हमले बोलने शुरू कर दिए थे और उनसे दुश्मनी मोल ले ली थी। एमजी रामाचंद्रन को तुरंत भारत रत्न से नवाजा था। इस अवार्ड का पॉलिटिकल फायदा उन्हें कितना मिला,
ये आप 1989 की टैली देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि उस वक्त कांग्रेस ने वहां कितनी सीट्स जीती थी। राजीव गांधी के एमजी रामाचंद्रन को पॉस्थ्यूमस भारत रत्न देने के फैसले के बाद पॉलिटिक्स में ट्रेंड चल पड़ा कि किसी एक स्टेट के या किसी रीजनल लीडर को भारत रत्न से नवाजो और उसका फायदा पॉलिटिक्स में लेने की कोशिश करो। सबसे पहले ये काम किया उनके तुरंत बाद आए वीपी सिंह ने, जो स्वयं को मंडल मसीहा बताते थे, और अपनी इस इमेज को रीइंफोर्स करने के लिए और इस क्रम में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा की, सिर्फ ये देखते हुए कि कैसे जो उन्होंने मंडल कमीशन आयोग की रिकमेंडेशंस लागू करने का निर्णय किया था, उससे जो इनकी इमेज बनी थी उसको और रीइंफोर्स किया जाए। इस कड़ी में आप स्वयं देख सकते हैं कि 2000 के बाद किस किस को भारत रत्न दिया गया है और उस भारत रत्न की घोषणा से ठीक पहले कहां पर चुनाव होने वाले थे। कुछ मामलों में तो ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन इतना माइन्यूट होता है कि सरकार की सोच समझ की दाद देनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मदन मोहन मालवीय, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। और ये पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन से चुनाव होने वाले थे, इस बारे में आप थोड़ी स्टडी गूगल करके कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह कि जिस तरीके के पॉलिटिकल कैलकुलेशंस चल रहे हैं और जिस तरीके से भारत रत्न दिए जाते हैं, उसमें कुछ आयरनीज भी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त पुरस्कार दिया गया मंडल मसीहा कर्पूरी ठाकुर को, यानी कि कमंडल और मंडल दोनों को साधने की कोशिश की गई। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को, जिनके बारे में बिहार से बाहर बहुत कम लोग जानते हैं, और इस लॉजिक को भी कुछ लोग इसलिए नहीं मानते कि वो मंडल या आरक्षण के मसीहा थे, क्योंकि उनसे पहले आरक्षण देने वाले तमिलनाडु के कद्दावर नेता के करुणानिधि, जो उनसे ज़्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहे थे तमिलनाडु के, और 1969-70 कर्पूरी ठाकुर से बहुत पहले जिन्होंने देश में रिजर्वेशन प्रणाली की शुरुआत की थी, उनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। खैर, नॉर्थ साउथ पॉलिटिक्स छोड़िए, मैं बात कर रहा था आयरनीज की। तो मंदिर का शिलान्यास, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, यानी कमंडल पहुंचा अपने पीक पर तो उठा लिया मंडल भी। और मज़ेदार बात यह कि उसके तुरंत बाद दे दिया गया भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को, और इसके बाद एक और नई आयरनी शुरू हो जाती है। और ये आयरनी क्या है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी के तुरंत बाद दिया जा रहा है भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव को। तो इसमें मज़ेदार बात क्या है दोस्तों? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन के अग्रणी नेता को भी भारत रत्न, और उनके जो पॉलिटिकल विरोधी रहे थे उस वक्त में पीवी नरसिम्हा राव, उनको भी भारत रत्न। जैन हवाला कांड की डायरी में नाम आने वाले को भी भारत रत्न, और जिन पे आरोप लगा था कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन के कारण, पॉलिटिकल गेन्स के कारण जिन्होंने आडवाणी का नाम जैन हवाला डायरी में डाला था, उनको भी भारत रत्न। जिस तरह की पॉलिटिकल परंपरा इस देश में चल पड़ी है, उससे भविष्य में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक दिन भारत रत्न महात्मा गांधी और वीडी सावरकर को भी साथ साथ दे दिया जाए। और वो शायद होगा इस देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेटायर, यानी कि व्यंग्य। 1977-78 में जब मोरारजी देसाई की सरकार चुनकर आई थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया था। उन्होंने जितने सिविलियन अवार्ड्स हैं उन सब पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि इनका रिव्यू होना चाहिए और एक प्रॉपर अनबायस्ड फेयर तरीका होना चाहिए ये जानने के लिए कि किन को इन अवार्ड से नवाजा जाए और उसकी प्रक्रिया क्या रहे। मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में एक भी भारत रत्न, एक भी पद्म पुरस्कार नहीं बांटा था। इसका कारण ये था कि वो इन अवार्ड्स को राजनीति से ऊपर रखना चाहते थे, और उनका जो ओरिजिनल मोटिव था इस पुरस्कार का कि वाकई जो भारत रत्न है, जिन्होंने वाकई कंट्रीब्यूट किया है भारत के डेवलपमेंट में, उनको ये अवार्ड दिया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत रत्न की जो लिस्ट है हमारे देश में, वो सिर्फ पॉलिटिशियन से डोमिनेटेड है। तो सवाल ये है कि क्या पॉलिटिशियंस ही भारत रत्न होते हैं? और पॉलिटिशियंस का काम होता है पॉलिटिक्स करना, अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ना और जीतना, तो किस तरीके से वो भारत रत्न हुए? पॉलिटिशियंस ने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया इस देश में जो बाकी क्षेत्र के लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं? और क्यों भारत रत्न की जो लिस्ट है वो पॉलिटिशियंस द्वारा डोमिनेटेड रहती है? और यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस ट्रेंड के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। इस ट्रेंड के लिए दोषी है वो सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ जिन्होंने भारत रत्न को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया है या अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस संदर्भ में मुझे सिर्फ दो लोगों के नाम याद आते हैं जिन्होंने भारत रत्न को नहीं लेते हुए भारत रत्न की शोभा बढ़ाई। उनमें एक है सुभाष चंद्र बोस का परिवार, जिन्होंने ये कहते हुए पुरस्कार लेने से मना कर दिया कि अवार्ड सुभाष चंद्र बोस से बहुत छोटा है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस इस अवार्ड से बहुत बड़े हैं।
और दूसरे थे भूतपूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरामन, जिन्होंने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया जब उनके पास प्रपोजल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बोस का परिवार और आर वेंकटरामन दोनों जानते थे कि अवार्ड व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ाते, अवार्ड की शोभा बढ़ती है व्यक्ति से। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।